ये कहानी है कुछ स्टूडेंट्स की जिन्होंने मजाक मजाक में किसी की जिंदगी दांव पर लगा दी और सिचुएशन ऐसी बिगड़ी वो संभाले नहीं संभली। इस स्टोरी में हॉस्पिटल का नाम, कॉलेज का नाम मैं कुछ भी रिवील नहीं कर सकता क्योंकि मुझसे जिन्होंने स्टोरी शेयर की उन्होंने बहुत प्राइवेसी रखने को कहा है। लेकिन सिर्फ इतना कह सकता हूं कि एक मेडिकल कॉलेज का केस है और हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है वीजी बोर्ड, जिसे हम लोग हिंदुस्तान में उइजा बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो जो भी आप नाम इसे दें, लेकिन आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा कि वीजी बोर्ड को यूज किया जाता है स्पिरिट से कनेक्ट करने के लिए। अगर आपको लगता है कि कोई जगह हॉन्टेड है, कहीं पर कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो उसके थ्रू आप वीजी बोर्ड के थ्रू आप उस स्पिरिट से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये कितना सच है, ये कितना झूठ, लेकिन ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं जहां पर वीजी बोर्ड के थ्रू लोगों ने स्पिरिट से कनेक्ट किया है और उसकी वजह से उनको कई बार बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। और कुछ ऐसी परेशानी झेलनी पड़ी आज के हमारे इस इंसिडेंट में 4 दोस्तों को, जिनका नाम है आरव, महक, यश और रतिका। ये चारों अपने कॉलेज के 4th ईयर के स्टूडेंट थे और इनके कॉलेज का एक रूल था, हॉस्टल के अंदर जो 1st ईयर वाले स्टूडेंट होते थे वो 4 बच्चों के साथ अपना रूम शेयर करते थे। जो 2nd ईयर वाले थे वो 3 बच्चों के साथ, जो 3rd ईयर वाले थे वो 2 बच्चों के साथ, और जो फाइनल ईयर स्टूडेंट थे वो अकेला एक रूम में रहता था। इनका हॉस्टल इनके कॉलेज के कैंपस में ही था और इनके हॉस्टल के जस्ट पीछे एक और हॉस्टल था जो बंद पड़ा हुआ था। उस हॉस्टल के अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट वगैरह की प्रॉब्लम थी, इस वजह से उसे बंद कर दिया गया था। ये कॉलेज अथॉरिटीज ने बच्चों को बताया हुआ था, लेकिन बच्चों के अंदर इस हॉस्टल के बारे में कहानी घूमती थी। वहां पर बच्चे ये कहते थे कि इस हॉस्टल के अंदर 4 से 5 लोगों ने अपनी जान खुद ले ली थी और उसके बाद इस हॉस्टल को कॉलेज वालों ने परमानेंटली बंद कर दिया। ये चारों के चारों रैगिंग लेने में मास्टर थे। इनको रैगिंग लेने में बहुत मजा आता था और किसी भी जूनियर को, यानी 1st ईयर स्टूडेंट को, ये नहीं छोड़ते थे। आपने भी अपने कॉलेज लाइफ में, अगर आप कॉलेज कंप्लीट कर चुके हैं या कॉलेज के अंदर हैं, तो ये देखा होगा कि कुछ सीनियर्स ऐसे होते हैं जिनको रैगिंग लेने में बहुत मजा आता है। ये सारा इंसिडेंट तब का है जब कॉलेजेस के अंदर खुलेआम रैगिंग हुआ करती थी। अब तो खैर रैगिंग खुलेआम नहीं होती और बहुत सारे कॉलेज में बंद भी हो गई, और वो सही भी है क्योंकि इसकी वजह से कई स्टूडेंट्स ने बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स उठा लिए थे। हमारी कहानी की शुरुआत होती है समृद्धि से, जो कि 1st ईयर की स्टूडेंट थी और वो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। वो कहते हैं ना, जिनको 1st ईयर में मिस फ्रेशर का अवार्ड मिलता है, वो उसकी कैंडिडेट थी। उसके बराबर खूबसूरत पूरे कॉलेज के अंदर कोई नहीं थी और वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी। चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर, हर कोई उससे बात करना चाहता था। बात तब बिगड़ना शुरू हुई जब समृद्धि का कांटेक्ट हुआ नमन से, जो खुद एक 4th ईयर स्टूडेंट था। अब यहाँ पर इन चारों के ग्रुप में जो महक नाम की लड़की थी, नमन उसका क्रश था। वो नमन से बातचीत किया करती थी, लेकिन कभी भी अपने दिल की बात वो नमन से नहीं कह पाई थी। और जब समृद्धि जो 1st ईयर स्टूडेंट थी, उसका सीधा नमन से उसकी बातचीत शुरू हुई, उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो गई, तो महक को बहुत बुरा लगा और वो समृद्धि से अंदर ही अंदर जलने लगी। नमन को समृद्धि के आसपास देखकर महक को बहुत जलन फील हुआ करती थी और इसीलिए इन चारों ने मिलकर समृद्धि को टारगेट बनाया। एक दिन रात के टाइम पर महक और रतिका ने समृद्धि को रैगिंग के लिए बुलाया। जब उसे कॉल आया तो समृद्धि समझ गई थी कि ये लोग उसे रैगिंग के लिए बुला रहे हैं। वो ये भी अच्छे से जानती थी कि महक का नमन के ऊपर क्रश है और चूंकि उसकी नमन के साथ फ्रेंडशिप है तो महक उससे जलती भी है। बट स्टिल वो 4th ईयर स्टूडेंट थे और वो 1st ईयर की स्टूडेंट थी। सीनियर का अगर कॉल आता था उस टाइम पर तो जाना जरूरी होता था और समृद्धि भी वहां पर गई। समृद्धि एज सच रैगिंग से डरती भी नहीं थी क्योंकि नमन खुद भी 4th ईयर स्टूडेंट था और उसका बाकी स्टूडेंट्स के अंदर ठीक ठाक दबदबा था, इसलिए भी निडर होकर वो उन दोनों के पास चली गई। उन दोनों ने समृद्धि को अपने हॉस्टल के पीछे बुलाया और वहां पर यश और आरव भी पहले से मौजूद थे। समृद्धि वहां पर पहुंचती है, उन चारों से मिलती है। ये चारों पहले तो समृद्धि के से छोटी मोटी रैगिंग लेते हैं, इंट्रो लेना, कुछ कुछ बुलवाना उससे, लेकिन जब इस सब से महक का फ्रस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होता है तो वो समृद्धि को एक टास्क देती है, एक ऐसा टास्क जिसने इन सब की जिंदगी बदल के रख दी। तो क्या है वो टास्क, वो हम जानेंगे इस कहानी में आगे। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। तो महक ने सबसे पहले समृद्धि का फोन छीना और उससे कहा कि तुझे उस हॉस्टल के अंदर आज रात गुजारनी है।
उसने फ़ोन इसलिए छीन लिया था क्योंकि वो जानती थी कहीं ना कहीं अगर नमन को फ़ोन कर देगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और वो ये नहीं चाहते थे कि किसी को भी पता लगे कि समृद्धि उस हॉन्टेड हॉस्टल में अकेले जाने वाली है। समृद्धि को भी इस हॉस्टल की कहानी के बारे में पता था और वो मना कर देती है। उसके मना करने के बाद महक और रतिका गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि अगर तू नहीं गई तो हम तुझे फर्स्ट सेमेस्टर में फेल करवा देंगे। और एक और चीज़, अगर आज तू वहाँ चली गई तो महक उससे कहती है कि मैं तुझको ये गारंटी देती हूँ, तुझको ये प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद फिर मैं दोबारा कभी तेरे और नमन के बीच में नहीं आऊँगी और तुझे छोड़ दूँगी। समृद्धि एज सच इन बातों में विश्वास नहीं करती थी, ना भूत प्रेतों में, ना इन हॉन्टेड कहानियों में। और जब महक ने उसको ये ऑफ़र दिया तो उसने सोचा कि चलो जान छूटेगी, बहुत वो फिर भी वैसे तो तैयार नहीं होती, पर बहुत बहस के बाद आखिर में समृद्धि उस हॉस्टल में जाने को तैयार हो जाती है। उस टाइम रात के करीबन शायद 10 बज रहे होंगे। इन चारों की आंखों के सामने समृद्धि उस हॉस्टल के अंदर चली जाती है और वहां पर जो पहला कमरा था उसके अंदर जाकर बैठ जाती है। हॉस्टल के अंदर जाते हुए इन लोगों ने हॉस्टल के अंदर समृद्धि को जाते हुए इन लोगों ने देखा और ये बाहर खड़े होकर इंतजार करने लगे कि थोड़ी देर में डर के मारे चिल्लाते हुए समृद्धि वापस भागकर यहाँ आएगी और फिर वो पूरे कॉलेज में बताएंगे कि किस तरह से वो डरपोक समृद्धि उस हॉस्टल से डर के भाग गई। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके जाने के बाद बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था और थोड़ी देर के बाद इन लोगों को भी चिंता होने लगी कि यार ये कहाँ चली गई। करीबन 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद भी समृद्धि वापस नहीं आई। अब इन चारों के दिमाग के अंदर भी ये चलने लगी थी कि आखिर वो गई कहाँ। बहुत देर तक वेट करने के बाद ये लोग भी अपने अपने रूम की तरफ निकलने लगे, क्योंकि इनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी कि अंदर जाकर देख पाए कि क्या हुआ और क्या नहीं। और वही महक ने इनसे कहा कि वो बहुत तेज़ है, वो बहुत शातिर है, वो चुपचाप दूसरे रास्ते से नज़रें बचा के हमसे छुपते छुपाते हुए वो वापस चली गई है, इसीलिए इतनी देर तक वो वापस नहीं आई है। वरना कोई हॉस्टल के अंदर जाए और इतनी देर रह ले, वो भी खाली अंधेरे के अंदर, ये पॉसिबल नहीं है। एक काम करते हैं, हम लोग भी चलते हैं, उसको हम लोग कल सुबह देख लेंगे। उसकी बात सुनकर ये सब लोग भी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रात को महक की आँख खुलती है उसके दरवाजे पर हुई एक नॉक से। वो उठकर दरवाजा खोलती है और सामने समृद्धि को खड़ा हुआ देखकर वो डर जाती है। महक के दरवाजे पर समृद्धि खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसकी आंखों के नीचे बिल्कुल डार्क सर्कल जैसे कई दिनों से वो सोई हुई नहीं हो। उसको देखकर महक घर आती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो समृद्धि बिल्कुल बेजान सी आवाज में बोलती है, मैं वहां रह ली हूं, अब मैं जाऊं अपने कमरे में। उसकी आवाज महक को थोड़ी स्ट्रेंज लग रही थी। वो घबराते हुए बोलती है कि पागल हो गई है क्या, रात को नींद खराब करने आई है, भाग अपने कमरे में। उसके ऐसा बोलने के बाद समृद्धि वहां से चली जाती है। सुबह उठकर महक जब अपने दोस्तों से मिलती है तो सबको बताती है कि किस तरह से रात को करीबन 3:30 बजे के आसपास, अच्छा मैं आपको बताना भूल गया, उस टाइम पर करीबन 3:30 बजे का टाइम हो रहा था जब समृद्धि महक के रूम पर आई थी। तो उसने बताया कि कैसे करीबन सुबह 3:30 बजे के आसपास समृद्धि उसके रूम पर आई थी और वो बहुत अजीब सी लग रही थी। इन चारों ने कहा कि काम करते हैं, उसको ढूंढते हैं और ये देखते हैं कि कहीं उसने कुछ अजीब चीज़ तो वहाँ पर नहीं देखी। ये लोग समृद्धि को ढूंढने लगे, लेकिन इनको समृद्धि कॉलेज में कहीं पर भी नहीं मिली, क्योंकि उस दिन समृद्धि कॉलेज आई ही नहीं थी। अपनी क्लासेस खत्म होने के बाद रतिका और महक समृद्धि के रूम पर जाते हैं और उन्हें वहां पर वो सोई हुई मिलती है। उसके रूममेट उनको बताते हैं कि ये सुबह से ही ऐसे पड़ी हुई है। ये दोनों उसके रूममेट्स को बाहर जाने के लिए बोलते हैं। उसके बाद महक समृद्धि को चेक करती है कि उसकी बॉडी टेम्परेचर, फीवर वगैरह तो नहीं है, बट वो बिल्कुल नॉर्मल थी। उसके बाद महक उसे उठाती है। उनके उठाने समृद्धि उठती है और उठकर अपना सिर नीचे करके बैठ जाती है पलंग के ऊपर ही। महक उससे पूछती है कि कल रात को तूने कुछ वहां पर देखा। समृद्धि बिना कुछ बोले इस तरह से नाम में सिर हिला देती है। राधिका को समृद्धि की हालत ठीक नहीं लग रही थी। वो समृद्धि से पूछती है कि तुम ठीक तो हो, तुम्हें कुछ दवा वगैरह चाहिए। समृद्धि तब भी कुछ नहीं बोलती है। उसका ये बिहेवियर देखकर दोनों उठकर वहां से जाने लगती हैं। तभी समृद्धि एक अलग सी आवाज में उनसे बोलती है, मैंने तो कुछ नहीं देखा, तुम्हें देखना है। ये दोनों घूमकर समृद्धि की तरफ देखती हैं और समृद्धि इनको देखकर एक अजीब सी स्माइल देती है। उसकी स्माइल देखकर दोनों थोड़ा सा घबरा जाते हैं और वो उसको इग्नोर करके उसके रूम से बाहर निकल जाती हैं। इसके बाद सीधी ये दोनों यश और आरव के पास जाती हैं और उनको सारी बात बताती है।
ये सुनकर आरव महक से बोलता है, अरे वो नाटक कर रही है, वो ना तुझे डराकर तुझसे बदला लेना चाहती है अपनी रैगिंग का, इसीलिए वो तुझे चैलेंज कर रही है। ये बात सुनकर महक का ईगो हर्ट हो जाता है। वो वापस से अनन्या के कमरे में जाती है, उसका हाथ पकड़कर वो उन चारों के सामने उसे वापस बाहर लेकर आती है और लाकर बोलती है, तुझे क्या लगता है तेरे नाटक करने से मैं डर जाऊंगी? ये सुनकर अनन्या फिर से एक बार एक अजीब सी स्माइल देकर चारों को देखती है। उसको इस तरह से हंसते हुए देखकर इधर से यश बोलता है, तुम्हारे ये सब नाटक करने से हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। अनन्या ये सुनकर यश के बिल्कुल करीब चली जाती है और उसकी आंखों में देखते हुए पूछती है, सच में? उसके इस बिहेवियर से यश थोड़ा डर जाता है और थोड़ा 2 कदम पीछे हट जाता है और उसके बाद उनको देखते हुए अनन्या बोलती है, अच्छा डरते नहीं हो ना तुम सब? अगर तुम सब एक बाप की औलाद हो तो आज रात को 12 बजे मुझे उस हॉस्टल के पहले कमरे में मिलना, पता लग जाएगा तुम डरते हो या फिर नहीं। और इतना कहकर वो हंसने लग जाती है। ये कहने के बाद अनन्या वहां से चुपचाप वापस चली जाती है। और अब यहाँ पर आता है सीनियर्स का ईगो। एक फर्स्ट ईयर का जूनियर आप लोगों को इस तरह से लताड़ के चैलेंज कर दे तो क्या वो सीनियर कभी शांत बैठ सकता है? और ठीक वैसे ही इन सीनियर्स का भी खून खौल उठता है। ये चारों तरफ एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, तभी आरव बोलता है, हाँ तो चल लेंगे, हमें कोई डर लगता है क्या? अगर वो वहां पर जा सकती है तो क्या हम नहीं जा सकते? और अगर आज हम नहीं गए तो ये जाकर सारे फर्स्ट ईयर वालों को बता देगी कि हम लोग डर गए थे, और उसके बाद जूनियर्स के सामने हमारी क्या वैल्यू रहेगी? मैं चलने को तैयार हूं, तुम लोग चलोगे मेरे साथ? ये सुनकर सब लोग हाँ में सिर हिला देते हैं। इसके बाद वापस से महक और रितिका जाकर अनन्या को बोलती हैं कि आज रात को 12 बजे हम तुझे वहीं मिलेंगे। और इतना बोलकर ये लोग वापस अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रात को करीबन 11:45 बजे ये सभी लोग उस हॉस्टल के सामने इकट्ठे होते हैं। ये चारों तो आ गए थे लेकिन अनन्या अभी तक नहीं आई थी। अनन्या रात को 12 बजे के आसपास आती है और चलते हुए आते हुए इन लोगों को देखती है और एक नज़र इनको देखकर वो सीधा उस हॉस्टल में चली जाती है। क्योंकि वो हॉस्टल बहुत टाइम से बंद था, उसमें लाइट वायर कुछ भी नहीं थी। उसके जाने के बाद ये चारों के चारों एक साथ अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन करके उस हॉस्टल में एंटर करते हैं और पहले कमरे के अंदर चले जाते हैं। वहां जाते ही इनको अनन्या खड़े हुए दिखाई देती है। उसको देखते ही महक गुस्से में बोलती है, ले आगे हम, तू अपने सीनियर से पंगा ले रही लड़की, तुझे बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर अनन्या थोड़ा सा मुस्कुरा देती है और फिर उनकी आंखों के सामने वो बिल्कुल अंधेरे में एक दूसरे कमरे में चली जाती है। उसके जाते ही वो सबके सब चौंक जाते हैं और उसके थोड़ी देर के बाद अनन्या वापस आती है अपने हाथ में एक वीजी बोर्ड लिए हुए। वो जैसे गई और आई थी उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि इस जगह को वो बहुत अच्छे से जानती है। वो बोर्ड लाकर उन चारों के बीच में खोलकर रख देती है। और उसको देखती रितिका बोलती है, ये क्या है? उधर अनन्या बोलती है, ये बोर्ड आज फैसला करेगा कि तुम लोग डरते हो या फिर नहीं। आज ही पता चल जाएगा कि किस में कितना दम है। ये बोलकर वो खिलखिलाकर हंस देती है और उसकी बात सुनकर इन सबको गुस्सा आ जाता है। अभी तक भी इन लोगों को यही लग रहा था कि अनन्या सिर्फ नाटक कर रही है और ये आगे आने वाले खतरे से अनजान थे। रात के 12 बज चुके थे और चारों तरफ घोर अंधेरा छाया हुआ था। रोशनी के नाम पर अगर कुछ था तो वो थी इनके मोबाइल की फ्लैशलाइट। एक तो ये हॉस्टल पहले से डरावना था और आज का जो माहौल था वो इसको और डरावना बना रहा था। एक पुरानी सी टेबल के चारों तरफ ये चारों दोस्त बैठ जाते हैं और सामने बैठती है अनन्या एक अंपायर की तरह। अनन्या उस वीजी बोर्ड को खोलकर उनके सामने रख देती है। वो वीजी बोर्ड पुराना था लेकिन उसके ऊपर जो नंबर्स लिखे हुए थे 0 से 9, A से Z, गुड बाय, यस और नो, उसकी वार्निश उस फोन की फ्लैशलाइट में अभी भी चमक रही थी। अनन्या ने उस बोर्ड को उस टेबल पर ठीक से अरेंज किया। उसके बाद उसने ग्लास कॉइन निकालकर उस बोर्ड पर रख दिया और अपने पास से 4 कैंडल्स निकालकर आरव से कहा कि इन कैंडल्स को चारों कोनों पर जला दो और सब अपने फोन की लाइट्स ऑफ कर दो। कैंडल जलाई गई, फोन की लाइट्स ऑफ की गई और अब कैंडल की जो फ्लिकर करती ही लाइट उस बोर्ड पर पड़ रही थी वो उस माहौल को और भी ज्यादा मिस्टिकल बना रही थी। अनन्या ने इन चारों से कहा, चलो शुरू करते हैं। इन सभी लोगों ने वीजी बोर्ड के बारे में सुना तो था लेकिन ये सब के सब लोग इसको फेक मानते थे। उन सब लोगों ने हंसते हुए उस ग्लास कॉइन के ऊपर हाथ रखा और सबसे पहले आरव ने कहा,
अगर यहाँ पर कोई आत्मा है जो हमसे बात करना चाहती हो तो हमें यस में जवाब दे। कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत माहौल रहा और फिर एकदम से एक ठंडी हवा का झोंका रितिका के हाथ से टकराया और उसके पास में जो कैंडल की फ्लेम थी वो एकदम से तेजी से हिली। रितिका ने तुरंत कैंडल की तरफ देखा और हल्के से आवाज में बोली, डिड यू गाइस सी दैट? कैंडल की फ्लेम हिली। उसकी आवाज सुनकर महक हंस के बोली, और डोंट बी सो ड्रामेटिक, वो कैंडल की फ्लेम है और हवा से हिली है। इसके बाद दोबारा आरफ ने कहा, अगर यहां पर कोई स्पिरिट है तो हमें जवाब दें। इसके बाद ये लोग इंतजार करने लगे और करीबन 5 मिनट तक गुजर गए। बिल्कुल शांति थी, अगर कुछ था तो थोड़ी बहुत हवा जिससे कैंडल की लाइट फ्लिकर कर रही थी। इतनी देर इंतजार करने के बाद सब लोगों ने अनन्या की तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि अनन्या एकटक बिना पलक चिपकाए उस बोर्ड की तरफ देख रही थी। महक ने अनन्या की तरफ देखा और बोला, आ गई तुम्हारी स्पिरिट। एक मेडिकल स्टूडेंट होकर भी तुम इन सब बकवास बातों के ऊपर विश्वास करती हो और ये ड्रामा फैला रखा है। उसकी बात सुनकर ये चारों के चारों उस कॉइन पर से हाथ उठा लेते हैं। उसके बाद यश बोलता है, इसीलिए कहते हैं ये सब फेक होता है, ये सब नौटंकी है। मुझे लगा था कुछ तो फील होगा, लेकिन ये सब तो बहुत बोरिंग है। इस गेम को शुरू करने से पहले इन चारों के मन में जो थोड़ा बहुत डर था वो अब गायब हो चुका था। ये 100% श्योर थे कि ये सब फेक है और ये लड़की नाटक कर रही है। ये चारों अपनी जगह से उठकर जाने वाले थे, तभी पीछे से अनन्या की बहुत कड़क आवाज आती है, डोंट डिसरिस्पेक्ट द बोर्ड। गेम को ऐसे बीच में से छोड़कर नहीं जाते, जिससे मिलने आए हो पहले उससे मिल तो लो। और इतना कहते ही इन चारों को कुछ खिसकने की आवाज आई। चारों ने मुड़ के देखा तो उन्होंने देखा कि बोर्ड के ऊपर वो जो ग्लास कॉइन था वो उनकी आंखों के सामने खिसक रहा था और वो यस पर जाकर रुक गया। ये देखते ही चारों की सांस वहीं की वहीं अटक गई। चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि ये क्या है। आरव ने धीरे से पूछा, तुम में से किसने मजाक किया? सब लोगों ने ना में सिर हिला दिया और वो कुछ और बोल पाते उससे पहले ही अनन्या ने कड़क आवाज में कहा, सब अपनी जगह पर बैठ जाओ और जब तक गेम खत्म नहीं हो जाता कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। उसकी आवाज में एक अलग डरावनापन था। ये चारों चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और अब इनके अंदर अगर कुछ दौड़ रहा था, घूम रहा था, तो वो था डर। एक माहौल, दूसरा अनन्या की आवाज और तीसरा कॉइन का सरकना। इसने इस पूरे माहौल को बहुत डरावना बना दिया था। और इधर महक बैठकर अनन्या की तरफ देखती है और बोलती है, तुम जो मजाक कर रही हो ना अपने सीनियर्स के साथ, तुमको बहुत महंगा पड़ेगा। अनन्या महक को देखती है, उसकी तरफ हंसती हुई एक स्माइल देती है, लाइक कि चल कोई फर्क नहीं पड़ता, समझते हो ना, वो वाली स्माइल। उसको देखकर सबको लग रहा था कि अनन्या नॉर्मल नहीं है, उसके साथ कुछ तो अलग है। यश वापस से उस कॉइन को देखता है और थोड़ी देर देखने के बाद उसके ऊपर अपनी उंगली रखता है। उसकी उंगली रखने के बाद बाकी सब लोग भी उस कॉइन पर अपनी उंगली रखते हैं और यश अपना अगला सवाल पूछता है, क्या तुम इंसान थे? उसके सवाल पूछने के कुछ देर तक माहौल बिल्कुल शांत रहता है। सब लोग एक दूसरे की सांसों की आवाज सुन पा रहे थे और फिर अचानक से वो कॉइन खिसकता है और वापस से यस पर जाके रुकता है। कॉइन मूव करते ही महक के मुंह से हल्की सी चीख निकल जाती है और उसकी चीख को देखकर बाकी सब लोग भी डरे हुए थे। सबके पसीने छूटे हुए थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब क्या है और कैसे हो रहा है। इन लोगों ने अनन्या की तरफ देखा तो अनन्या सिर्फ इनको गेम खेलते हुए देख रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। वो थी ना स्माइल जब आप अपना पॉइंट साबित कर देते हैं और जीत की जो मुस्कुराहट आपके चेहरे पर होती है, वैसी मुस्कुराहट अनन्या के चेहरे पर थी, जैसे कह रही हो कि तुम लोग कहते हो ना कि ये सब मजाक है, अपनी आंखों से देख लो। हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे बारिश से पहले जो ठंडक हो जाती है, बिल्कुल वैसी की वैसी। महक ने थोड़ा सा आगे झुककर बोर्ड के पास से पूछा कि तुम कौन हो? फिर एकदम से जब सब कुछ थम गया और उसके बाद कॉइन ने मूव करना शुरू किया। इन चारों की उंगलियां उस कॉइन पर थीं और इनके आंखों के सामने सामने कॉइन उस बोर्ड पर मूव करने लगा और लिखने लगा DEMON।
डीमन। सिर्फ इतना ही नहीं, हर अक्षर के साथ जो कैंडल की फ्लेम्स थीं वो कभी तेज होती और मूव करना शुरू करती, जैसे कोई इनके टेबल के चारों ओर चक्कर काट रहा हो, और बोर्ड के अंदर उनको टेबल के नीचे से हल्के हल्के वाइब्रेशंस फील हो रहे थे। तभी रितिका एकदम से चिल्ला देती है। उसकी चिल्लाहट सुनते ही महक बोलती है, क्या हुआ? तो वो बोलती है कि उसे ऐसा फील हुआ कि कोई उसे टच कर रहा हो, बिल्कुल एक बर्फ के जैसा हाथ जैसे उसे टच कर रहा हो, इस तरह का टच उसे फील हुआ। वो बुरी तरह डर जाती है और वहां से उठने लगती है। तभी आरव बोलता है, रुको, ऐसे बीच में से नहीं उठते। अब जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो गेम को ख़त्म करते हैं, गुड बाय करके हम इस गेम को क्लोज करते हैं। इतना कहकर उसने कॉइन पर हाथ रखा और उसे गुड बाय की तरफ मूव करने की कोशिश करने लगा, लेकिन कॉइन को हिला तक नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था जैसे कॉइन जो है वो बोर्ड पर चिपक गया है। उसने अपने दोस्तों से कहा, गाइस ये कॉइन मूव नहीं कर रहा, मेरी हेल्प करो। उन चारों ने भी उस पर उंगली रखी और वो चारों मिलकर उसे गुड बाय की तरफ धकेलने लगे, लेकिन कॉइन टस से मस नहीं हो रहा था। वो इस चीज में लगे हुए थे कि तभी उन्हें अपनी टेबल के नीचे 3 बार टैप करने की आवाज आती है। वो नीचे झुककर देखते हैं तो कैंडल्स की रोशनी टेबल के नीचे तक नहीं पहुंच पा रही थी और नीचे बिल्कुल अंधेरा था। इधर महक हल्की सी आवाज में बोलती है, कोई टेबल के नीचे है क्या? वो इतना पूछती है कि तभी वापस से ऊपर कॉइन के मूव करने की आवाज आती है। सबने अपनी सांसें रोक ली थी और तभी कॉइन वहां पर लिखता है पूरा सेंटेंस। जब लिखकर उनके सामने आता है तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां पर लिखा हुआ था, I am one of you. I am one of you. ये देखकर चारों के चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। वो समझ चुके थे कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है। वो बिल्कुल शांत थे। एक दूसरे की सांसों की आवाज तक इन चारों को आ रही थी और ये एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे कि तभी इन्हें अपने पीछे से किसी के हंसने की आवाज आती है। ये किसी और की नहीं, अनन्या की हंसने की आवाज थी, लेकिन इन चारों में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि पीछे पलटकर ये देख सके। इन्होंने एक दूसरे को आंखों से इशारा किया और फिर एकदम से उठकर वहां से भागे। सीधा महक और रितिका एक ही कमरे के अंदर किसी एक के रूम में चले गए और उधर यश और आरव सीधा अपने हॉस्टल भाग गए। वहां से आने के बाद सबके अंदर एक अलग सा डर था। ये सब लोग अपने अपने हॉस्टल पहुंच गए। रितिका और महक एक कमरे में जाकर एक कोने में दुबक कर बैठ गए और वो इंतजार कर रहे थे कि अब क्या होगा। लेकिन कुछ देर तक बिल्कुल शांति बनी रही, न कोई आया न कुछ हुआ। लेकिन उधर अनन्या के रूम में कुछ चल रहा था। अनन्या के रूम में 4 लोग रहते थे, अनन्या, रिया, जूही और तान्या। तान्या की आंख खुलती है कुछ गिरने की आवाज से। वो उठकर लाइट जलाती है तो देखकर एकदम चौंक जाती है। अनन्या अपने बेड के ऊपर बिल्कुल सीधे इरेक्ट पोस्चर में बैठी हुई थी। बिल्कुल अलग सा उसका पोस्चर था। उसका चेहरा बिल्कुल अलग लग रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो गई थीं, जैसे आंखों के प्यूपिल गायब हो गए हों, और वो हल्का सा मुंह खोलकर कुछ बड़बड़ा रही थी, लेकिन कुछ इस तरीके से कि मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। जूही ने डर से अनन्या से पूछा, अनन्या तो ठीक तो है ना? और जैसे ही उसने पूछा, अनन्या ने अपनी गर्दन स्लो मोशन में उस तरफ घुमाई और एक स्माइल दी। ये स्माइल बहुत अननेचुरल थी, कुछ ज्यादा लंबी, कुछ ज्यादा स्ट्रेच्ड। वो तीनों अनन्या को देख रहे थे और फिर एकदम से अनन्या ने अपने बेड पर पड़ा कंबल उठाया और उसे दीवार पर फेंक कर मारा। और इतना करते ही ये तीनों चिल्लाईं। और इनके चिल्लाने के बाद आई एक बहुत खतरनाक चीख जो अनन्या चिल्लाई। और ये आवाज किसी लड़की की नहीं बल्कि एक आदमी की थी। और उसके बाद वो एक आदमी की आवाज में बोलती है, क्यों जगाया मुझे? क्या देख रहे हो सब? इतना बोलते ही ये तीनों लड़कियां चिल्लाती हुई अपने कमरे से भाग गईं और सीधी पहुंची हॉस्टल वार्डन के रूम पर। इन तीनों के चीखने की आवाज से और अनन्या के चीखने की उस आवाज से हॉस्टल की सारी लड़कियां जाग गई थीं और सबके सब नीचे एक जगह इकट्ठा हो गए थे। अगर कोई वहां नहीं था तो वो थी महक और रितिका। सारी की सारी गर्ल्स और वार्डन सब अनन्या के रूम के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। वार्डन अनन्या के रूम के गेट पर पहुंचती है और उसको देखती है। उन सबको देखते ही अनन्या बिल्कुल अलग बिहेव करना शुरू करती है। अपने बाल ऐसे खींच खींच के नोचना शुरू करती है और फिर एकदम से वो उल्टा घूम जाती है, मतलब पीछे की तरफ घूम जाती, दीवार की तरफ फेस करके, और इस तरह से गुरगुराने की साउंड निकालती है।
वार्डन आती है और उसके कंधे पे हाथ रख के पूछती है, बेटा अनन्या क्या हुआ तुम्हें? और उधर से अनन्या बिना घूमे बोलती है, वो आ गया है, वो आ गया है, अब यहां मैं नहीं हूं। इतना कहते हुए एक झटके के साथ उठकर बेड से फ्लोर पर आई और फिर वो घूमना शुरू किया। घूमते घूमते करीबन 10-12 चक्कर लगाने के बाद वो एकदम से बेहोश होकर फ्लोर पर गिर गई। और जैसे ही वो गिरी, बाहर खड़ी हुई लड़कियों की चीख निकल गई। जो वार्डन थी उन्होंने सबको शांत करवाया और उसके बाद 1-2 लड़कियों को उन्होंने बुलाने की कोशिश की, लेकिन सब डरी हुई थी। फिर उन्होंने गार्ड्स को बुलाया और वार्डन ने गार्ड्स की मदद से अनन्या को उठाकर अपने रूम में लेकर गई। रूम में उसे लटाया गया, उसे पानी वगैरह पिलाया गया। वो होश में आई, लेकिन तब भी वो बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। कोई भी उसके पास आता तो वो उसे देखकर अजीब सा चेहरा बना लेती और बार बार बोलती, उसे हटाओ, उसे हटाओ, ये मुझे देख रहा है, ये मुझे देख रहा है। फिर अचानक से बैठे बैठे उसके हाथ इस तरह से यूं मुड़ जाते हैं और सबके सब फिर से घबरा जाते हैं। वार्डन जाके उसको संभालती है, थोड़ा नॉर्मल करती है और उसकी हालत देखकर वो उसकी रूममेट्स के पास जाती है और बोलती है कि ये सब इसे कब से हो रहा है। तो वो बोलती है कि कुछ दिन पहले सीनियर्स के पास ये रैगिंग के लिए गई थी, उसके बाद से थोड़ा इसका बिहेवियर भी अजीब है और आज हमको ये दिखी है, वरना ये रात को रूम में नहीं रहती है। कौन सीनियर्स? वार्डन पूछती है, लेकिन जूही नाम बताने से डरा ही थी। तभी वो चारों तरफ देखती है और ये पहचान लेती है कि यहाँ पर बाकी सारी गर्ल्स इकट्ठा है, सिर्फ रितिका और महक यहाँ पर नहीं है। वो लड़कियों को साइड में करके रितिका के रूम में जाती है और वहां जाके देखती है तो दोनों एक कमरे में बैठ के रो रही थी। और जैसे ही वो वार्डन उनको देखकर बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो रितिका बोलती है, मैम हमें बचा लीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है मैम, वो हमें मार डालेगी। वो उनको शांत करवाती है और उनसे पूरी बात पूछती है कि आखिर क्या हुआ। पूरी बात जानने के बाद वो समझ जाती हैं कि आखिर ये माजरा क्या है, क्योंकि पिछले 25 सालों से वो यहाँ पर वार्डन का काम कर रही थी और इससे पहले भी जो कुछ हुआ उस सब के बारे में वो सब कुछ जानती थी। इसके बाद वार्डन अपने ऑफिस में आती है और हाथों हाथ वहां पर एक नोटिस चिपकाया जाता है। वार्डन सभी लड़कियों से कहती है कि अभी सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाएं, क्योंकि करीबन सुबह के 4 बज चुके थे और नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगा है, वो पढ़कर जरूर जाना। सभी लड़कियां नोटिस बोर्ड की तरफ जाती हैं। वहां पर एक नोटिस लगा हुआ था, नो गर्ल विल बी अलाउड आउटसाइड द रूम आफ्टर 9 PM फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। स्पिरिचुअल क्लेंजिंग विल बी डन एंड दिस इज नॉट अ प्रैंक एनीमोर। आज से शाम 9 बजे के बाद कोई भी लड़की अपने कमरे के बाहर नहीं रहेगी। आध्यात्मिक सफाई की जाएगी और ये अब कोई मजाक नहीं है। इसके बाद सब लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हॉस्टल की हवा का रुख बदल गया हो। अनन्या का वो चेहरा, उसकी वो बिना प्यूपिल्स की आंखें, उसके चेहरे की वो स्माइल हर एक लड़की के जहन में छप चुकी थी। और अगले दिन पूरे हॉस्टल में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, वो था अनन्या का। खैर, वो जो हॉस्टल वार्डन थी, उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट से एक तांत्रिक बाबा को बुलाया। सभी लोगों ने उनको आते हुए देखा। वो तांत्रिक बाबा काले कपड़ों में आए, उनके हाथ में एक त्रिशूल था और उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। ललाट के ऊपर उनकी सफेद विभूति लगी हुई थी। वो जो पुराना हॉस्टल था जहां पर अनन्या बेई थी, उसका एक बेसमेंट था जहां पर पुरानी टूटी फूटी चेयर्स वगैरह पड़ी थी। उस बेसमेंट को साफ किया गया। उसके बाद अनन्या को 2 लड़कियों और एक गार्ड के सपोर्ट से उस बेसमेंट में ले जाया गया। यहां जो भी कुछ हुआ वो उन दोनों लड़कियों ने देखा। वो जो वार्डन थी, उनकी चॉइस से उन लड़कियों को लेकर गया था क्योंकि वो थोड़ी स्ट्रांग थी। उन्होंने पूछा था कौन वॉलंटियर करना चाहेगा, क्योंकि अनन्या अकेली थी, लड़कियों की जरूरत वहां पर पड़ती। तो 2 लड़कियां हॉस्टल से निकलकर साथ में आईं कि इस तरह से हम इसको अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। अनन्या को नीचे ले जाने के बाद वहां पर उस कमरे के हर कोने के अंदर एक एक सरसों के तेल का दिया जलाया गया और एक सरसों के तेल का दिया जला के रखा गया बीच में, जहां पर उन बाबा ने भैरव यंत्र बनाया हुआ था। जैसे ही ये किया गया, पहले तो अनन्या नॉर्मल थी, लेकिन जैसे वो दिए जला के आखिरी दिया वहां पर रखा गया, अनन्या छटपटाने लगी और वहां पर वो लोगों को धक्का देके बाहर भागने की कोशिश करने लगी। बड़ी मुश्किल से गार्ड और दोनों लड़कियों ने उसको पकड़ा। उसकी हरकतें देखकर बाबा खुद उठ कर गए, उसके सिर पर हाथ रखा और वो कुछ मंत्र बोलने लगे। इसके बाद अनन्या थोड़ी शांत हुई,
फिर बाबा ने उसे अपने साथ लाकर अपने सामने बिठाया। सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि अनन्या की आंखें बिल्कुल काली हो गईं, जैसे आंखों के काले मोती फैलकर पूरी आंखों के अंदर भर गए हों और उसके मुंह से अलग सफेद सफेद झाग निकल रहे थे। इसके बाद उन बाबा जी ने अपनी रुद्राक्ष की माला उठाई और मंत्र जपने लगे। और शुरू करने के कुछ ही देर बाद अचानक से अनन्या ने अपना गला ऐसे पीछे किया, उसके बाल ऐसे बिल्कुल एकदम से हवा में उड़ने खड़े हो गए जैसे तरफ बहुत तेज फैन चला दो, और वो अपना मुंह खोलकर एक आदमी की आवाज में बोलने लगी, ये मेरी है, ये अब मेरी है, चला जा यहां से। इतने सालों के बाद एक शरीर मिला है और वो भी इतनी सुंदर लड़की का। उसकी बात सुनकर उन बाबा ने एकदम से कलश का पानी लिया और उसके ऊपर फेंका, और जैसे ही पानी टच हुआ मानो उसको एकदम से बहुत तेज झटका लगा, पीछे से किसी ने बहुत ही उसको धक्का दिया हो। और ये होते ही एकदम अनन्या के हाथ पैर घूम गए, जैसे अगर नॉर्मल आदमी के हाथ पैरों को आप 180 डिग्री से घुमा दो, लेकिन उसको किसी तरह का दर्द नहीं हुआ। वो अब भी हंस रही थी और उसी चेहरे के एक्सप्रेशन के साथ उसने फिर से एक आदमी की आवाज में बोला, तू भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। उसके इतना बोलते ही बाबा उठे। उन्होंने अपने झोले में से एक यंत्र निकाला जो कि था राक्षस निवारण यंत्र, और उन्होंने उसे अनन्या की पीठ पर रख दिया। और उसके बाद वो अपने मंत्र पढ़ने लगे। उनके ऐसा करते ही अनन्या का शरीर बुरी तरह से कांपने लगा, और फिर एकदम से वो एक आदमी और लड़की दोनों की मिलीजुली आवाज के अंदर चीखी, और उसके चीखते ही रूम के अंदर जितने भी दिए जल रहे थे वो एकदम से बुझ गए। बुझने का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल बुझ गए थे, होता है ना हवा के अंदर बिल्कुल दिया अपनी आखिरी लौ तक पहुंच जाता है, वो वहां तक पहुंचे और अगले मोमेंट सारे के सारे दिए फिर से बहुत तेज ज्वाला के साथ जलने लगे। इसके बाद बाबा ने अपना त्रिशूल उठाया, उसमें कपड़ा बांधा, उसमें आग लगाई और अनन्या के चारों तरफ 3 बार घुमाया। और जैसे ही उन्होंने ये किया, अनन्या जैसे एकदम से पागल हो गई। उसने अपना सिर घुमाना शुरू किया, उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था, आंखों से आंसू निकल लग गए थे, और वो फिर से एक तड़पती हुई आवाज में बोला, मैं नहीं आया था इसके पास, ये मेरे पास आई थी। ये सुनते ही वहां जितने भी लोग थे वो सब ऋतिका, महक, यश और आरव की तरफ देखने लगे, क्योंकि इन चारों को भी यहाँ पर बुलाया गया था ये दिखाने के लिए कि उन लोगों ने क्या किया है। सबको अपनी तरफ देखते हुए वो अपनी गर्दन नीचे करके बस रुआं से होकर खड़े हुए थे। ये बोलने के बाद अनन्या बस ऐसे धीरे धीरे हाँफ रही थी। थोड़ी देर बाद बाबा ने बोला कि इसे यहाँ से ले जाओ, अब ये ठीक है। अनन्या को वहाँ से ले जाया गया। उसके बाद बाबा ने वहाँ बेसमेंट में पूजा की और उस हॉस्टल के पूरे को बंद कर दिया। इसके बाद अनन्या जिस रूम में रहती थी उस रूम में जाकर भी उन बाबा ने पूजा की, उस बोर्ड को भी बाबा ने जला दिया और अनन्या को फिर उसके बाद उसके रूम में लिटाया गया। अगले दिन अनन्या के पेरेंट्स वहां पर आए और वो उसको लेकर अपने घर चले गए। इन 3-4 दिनों में ही उसकी जो बॉडी थी वो बहुत वीक हो चुकी थी। उस हॉस्टल में क्या था क्या नहीं था, वो एंटिटी कौन थी, इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया गया। किसी को आज तक भी कोई जानकारी नहीं है। हॉस्टल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने सब कुछ दबा दिया। इन चारों को भी कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि इन चारों के इस मजाक की वजह से एक मासूम की जिंदगी पर बनी थी। उन्हें अगला एग्जाम देने से भी रोक दिया गया। इसके बाद उस हॉस्टल को भी परमानेंट बंद कर दिया गया। उसके चारों तरफ दीवार बना दी गई ताकि कोई भी स्टूडेंट या कोई इंसान उस हॉस्टल के अंदर एंटर ना कर पाए। और आज भी इस कॉलेज के अंदर ये कहानी उतनी ही इनफेमस है। और इसके बाद कॉलेज प्रशासन ने रैगिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लगा दिए, क्योंकि रैगिंग के चलते मजाक की वजह से उस लड़की की जान जा सकती थी। उन लोगों ने उसे उस हॉस्टल में भेजा जो कि कर्स था, शापित था या हॉन्टेड था। वहाँ कुछ होता या नहीं होता ये किसी को नहीं पता था, लेकिन इन चारों ने जो विटनेस किया वो वाकई में सुपरनैचुरल था। उसके कुछ दिनों बाद अनन्या वापस कॉलेज भी आई और उन 3-4 दिनों में उसके साथ क्या हुआ उसको कुछ भी याद नहीं था। और जब लोगों ने उसे बताया तो एक बार के लिए उसकी भी आत्मा कांप गई। तो ये थी अनन्या की कहानी, जो हुई रैगिंग के साथ साथ एक सुपरनैचुरल एंटिटी का शिकार। और अगर सही टाइम पर उसे वो सही इंसान नहीं मिलता तो शायद वो जिंदा नहीं बचती। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई में ये जो वीजी बोर्ड होता है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको दूसरी डिमेंशन से कनेक्ट कर सकता है? मैंने ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट पढ़े हैं जिनके अंदर वीजी बोर्ड के थ्रू लोगों ने कनेक्ट किया है,
क्या आपके सामने कोई ऐसा जीता जागता उदाहरण आपने अपनी आंखों से विटनेस किया है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।